पहला सोना में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी और दमदार शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए और आज खुलते ही फिर से नए रिकॉर्ड बनेंगे। साल भर की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है जो आपकी मदद करेगा। विकास सेठी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया और साथी कुणाल सरावगी। फोकस करते हैं कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन आज हो सकता है। वागले साहब से हमने कुछ पिक्स ली। सीए का आपने कहा था, मेरे ख्याल से कुछ और पिक्स है, रिलायंस इंफ्रा, अमरा राजा और आईएलएफएस इंजीनियरिंग। बताएं सर इनके बारे में। रिलायंस इंफ्रा में अनिल जी क्लियर प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है जो मुझे लगता है 2 या 3 दिनों में अच्छी खासी मूव आ सकती है। मेरा स्टॉप लॉस 603 रहेगा बाय का और टारगेट होगा 657। अमरा राजा बैटरीज भी हमारा बीटीएसटी था फ्राइडे को, मुझे 2-3 दिन में अच्छी मूव आते हुए दिखती है। स्टॉप लॉस होगा 972, टारगेट होगा 1062। और आईएलएफएस इंजीनियरिंग फ्राइडे को 20% का अप मूव आया था और मुझे लगता है वीकली पैटर्न काफी अच्छा है, अच्छी खासी मूव यहां से भी आ सकती है। इसको मैं 52 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 72, या जो 1 या 2 या 3 हफ्ते में आ सकता है। सुमित, और आपके पिक्स क्या होंगे आज के लिए? देखिए, स्टॉक्स की हमने ऑलरेडी बात करी, अभी एक ऑप्शंस का पिक बाकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। कल फ्राइडे के सेशन में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लोजिंग अच्छी देखी थी और स्टॉक ने पिछले कुछ हफ्तों का कंसोलिडेशन निकाल दिया था। 166 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग को देखते हुए ये लगता है कि स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 175, 177 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसके अंदर एक 170 का कॉल लेके काम किया जा सकता है जो कि ₹4.70, ₹4.50 के आसपास मिलना चाहिए ओपनिंग में। ₹2.5 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा और हम जो कैश के लेवल के हिसाब से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, अगर वो आता है तो फिर 8 से ₹12 का टारगेट हमको इस कॉल के अंदर देखने को मिलेगा। तो 170 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये राय है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर। और चलिए करते हैं शुरुआत भारतीय बाजारों के प्री ओपनिंग सेशन में। बताने आपको किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी पर। 34 अंकों पर दिखेगा आपको सेंसेक्स और निफ्टी आपको नजर आएगा एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी में कोई खास रुझान इस वक्त नहीं है। देखते हैं कौन से स्टॉक एक्शन में। एसीसी 3% ऊपर, रिलायंस 2% ऊपर और सन फार्मा में 1.5% की मजबूती। कमजोरी एचसीएल टेक में 4% के आसपास की और अल्ट्राटेक सीमेंट में 2% की। रुपए की शुरुआत होती हुई आपके सामने मजबूती बरकरार है। वो बेहतरीन मजबूती के साथ रुपया खुला है, 30 पैसे की मजबूती, यानी कि लगभग आधा % की मजबूती। और इसकी वजह कि जो डेटा है जॉब के अमेरिका में, और उससे ये लग रहा है कि शायद ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी अब 20 सितंबर को, तो उसके चलते रुपए ने दमदार शुरुआत की। तो काफी शानदार शुरुआत हुई है रुपए में। 30 पैसे की मजबूती बहुत ही बेहतरीन कही जाएगी। लगभग 2-3% मजबूत खुलता हुआ रुपये। तो रुपये में एक दमदार शुरुआत। जो स्टॉक्स एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक और एक्शन में रह सकते हैं उनमें विकास आपने चुने हैं, HDIL, अपोलो टायर और GMR, ये 3 और पिक्स हैं आपकी जो मिड कैप स्टॉक्स में। इनके बारे में बताएं, क्या रिकमेंडेशंस आपकी? देखिए अनिल जी, जहां तक HDIL का सवाल है तो फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद जो महाराष्ट्र में नई हाउसिंग पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें खास करके जो मुंबई एयरपोर्ट के आसपास की जमीनों के जो रीडेवलपमेंट को लेकर भी कुछ क्लैरिटी आई है। तो उसका एक मेजर बेनिफिशियरी HDIL हो सकता है, बिकॉज मुंबई एयरपोर्ट का इनके साथ करार है रीडेवलपमेंट के लिए। तो आई एम बुलिश ऑन HDIL और मुझे लगता है स्टॉक में आगे आज एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। जो दूसरा स्टॉक था वो अपोलो टायर। तो जिस तरह से टायर सेक्टर ही पूरा सुर्खियों में था फ्राइडे को और जो नई रबर पॉलिसी आने की उम्मीदें हैं, मुझे लगता है ये मोमेंटम आज भी जारी रहना चाहिए। C8 संदीप जी ने भी रेकमेंड किया है और मेरी राय में अपोलो टायर में भी एक तेजी बनी रहनी चाहिए। तो अपोलो टायर भी मुझे अच्छा लगता है। और जो फाइनली रहेगा स्टॉक वो GMR इंफ्रा। ये स्टॉक में भी बहुत अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेक्टर ही, जब से ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिटी दी है जो आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के लिए, तो उसके जो पैसे मिलने हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो जल्दी ही मिलने चाहिए, तो इन सबको देखते हुए पूरा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। और वहां पे GMR इंफ्रा जो 13.5 के आसपास बंद हुआ है वहां पे डेफिनेटली आज और अपसाइड देखी जानी चाहिए। ओके, तो टायर सेक्टर फिर से फोकस में रहेगा। देखिए हमारे 2 एक्सपर्ट 3 टायर कंपनियों के ऊपर बुलिश हैं। C8 पर संदीप वागले साहब और विकास सेठी जी को लगता है अपोलो टायर और JK टायर में तेजी देखने को मिलेगी। रबड़ पॉलिसी का पूरे बाजार को इंतजार है, एक्सपेक्टेड यही कि ये जल्द आ सकती है। कामकाज इसके ऊपर मोटा मोटी हो चुका है, लेकिन फेस्टिवल सीजन चल रहा है। आप देखिए गणेश चतुर्थी शुरू हो गई, ईद है अगले मंगलवार को, दशहरा अक्टूबर में, दिवाली 31 अक्टूबर। तो फेस्टिव सीजन के लिहाज से विकास ये बताइए, कंजम्पशन का कोई प्ले जो आपको अच्छा लगता हो?
देखिए, पूरा सेक्टर ही बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सेक्टर में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने प्योरली अच्छे मानसून के ऊपर, 7th पे कमीशन के ऊपर बहुत अच्छी एक तेजी बन चुकी है। बट मुझे लगता है फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए पेंट कंपनियों पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। एक तो जो कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे मुझे लगता है काफी अच्छा एक रुझान रहना चाहिए। वहां पे पेंट कंपनियां जिनके नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे, ओवर द वीकेंड भी मैंने एक स्टॉक को रिकमेंड किया था आपके स्पेशल प्रोग्राम में, कंसाई नेरोलैक, वो मुझे अच्छा लगता है। तो आई थिंक इस स्पेस में अगर पेंट सेक्टर पे नजर रहनी चाहिए, और वहां पे कंसाई नेरोलैक प्योरली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कंपनी के फंडामेंटल्स है और जो पेरेंटेज है उनको देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड्स यहां से देखी जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कंसाई नेरोलैक। और ये स्टॉक्स है जो आपको अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं। और मेरे ख्याल से शुक्रवार को विघ्नहर्ता शेयर जो हमने स्पेशल शो किया था कि कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, उसमें भी था। जी हाँ, वो ये स्टॉक था। और पेंट सेक्टर वैसे भी आप देखिए 31 अक्टूबर से पहले लोग पेंट कराना शुरू करेंगे। दिवाली पे लोग जनरली सफाई का अभियान छेड़ते हैं अपने घरों में, और ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, हमारे एक्सपर्ट मानते हैं। यहाँ पर तेजी की संभावना बनती। पेंट्स सीजनल फ्लेवर जो स्टॉक का होता है, लेकिन देख लेते हैं आज आपके लिए ट्रेडिंग के लिए आज से कौन से है वो 20 बेहतरीन आइडिया स्टॉक 2020 अपडेट में। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। 10 के 10 बल्लेबाज नहीं, एक गेंदबाज भी है आज टीम में शामिल। बर्जर पेंट और टाइमेक्स के ऊपर रखिए नजर। देखिए बाजार में जो तेजी देखने को मिलेगी, नए हाइस पर जो सेंसेक्स और निफ्टी जाएंगे वो कंजम्पशन थीम के ऊपर जाएंगे, और बर्जर पेंट एक बेस्ट कंजम्पशन थीम है। टाइमेक्स के अलावा आज एचओईसी और अबान ऑफशोर पर रखिए नजर। ऑयल से रिलेटेड स्टोरीज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आज के दिन। जिस तरह से सऊदी अरबिया और रशिया ने करार किया है तेल की कीमतों को काबू में लाने के लिए, डिपेंडेबल का दर्जा में रिफ्लेक्टर्स ने जुबिलेंट फूडवर्क्स को दिया है। शॉर्ट साइड का प्ले है, कमजोर नंबर्स आए, सेम स्टोर सेल्स घटी है, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स अच्छे आए, तो यहां पर तेजी करिए। एनबीसीसी को ऑर्डर्स मिलने का फायदा मिलेगा, और मिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपनी सब्सिडीज बेच रही है जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया, उसका इसको फायदा मिलेगा। और गणेश चतुर्थी के चलते आप देखिए ईएनआईएल ने 3 नए रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है, तो यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। एचडीआईएल को फायदा मिलेगा नई नीति का, जो महाराष्ट्र सरकार ने नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान किया है। रीडेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे, और इस कंपनी के पास क्योंकि टीडीआर्स काफी हैं, तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नीरज, ये तो है मेरे 10 के 10 स्टॉक, आप अपने बताइए। 2 बिकवाली के शेयर होंगे। माइंट्री ने फ्लॉप आउटलुक कम किया है, तो उसका इम्पैक्ट महंगा पे भी आपको देखने को मिले, क्योंकि ब्रेक्सिट का असर है। लेकिन अशोका बिल्डकॉन बड़ा ऑर्डर मिला, खरीदारी करके लिए चलिए। टैक्स सेल बेहतरीन नतीजे, इसलिए खरीदारी करी, और एमआरपीएल ने भी बहुत शानदार नतीजे पेश किए, तो वहां पर खरीदारी। डीएलएफ ने अपनी बची 7 स्क्रीन बेच दी, इसलिए उसमें खरीदारी करके चलिए। सेंट गोबेन हाउसिंग पॉलिसी जो महाराष्ट्र ने अनाउंस की, उसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। मर्केंटाइल लाइन्स शिपिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर आने वाली है सरकार की तरफ से, इसलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन हमने फ्राइडे को उतारा था, आज मर्केंटाइल या इसमें खरीदारी करें। और फेस्टिव थीम पे मैग्मा फिनकॉर्प है, क्योंकि जो कंज्यूमर लोन्स हैं उसमें बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, इसमें भी खरीदारी की सलाह। तो ये हैं वो 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में जुबिलेंट फूडवर्क्स 7-8% गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी कर रहा है, जो नंबर्स खराब आए और जो ब्रोकरेज के डाउनग्रेड है उसका असर। लेकिन आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन जो है वो रुपए ने क्या जबरदस्त शुरुआत करी है। तो डॉक्टर उर्जित पटेल नए गवर्नर साहब और उनके कामकाज में आज देखिए पहला दिन, तो रुपया सैल्यूट कर रहा है उनको। बिल्कुल, और वैसे क्रेडिट तो अमेरिका को देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। डॉलर जिस तरह से कमजोर हुआ है जॉब डेटा के बाद में, तो उसका फर्क है। लेकिन हाँ, ये भी है एक फैक्टर, वो भी है कि आरबीआई की कमान अब नए गवर्नर साहब के हाथ में है इस वक्त। तो इसी पर बातचीत की जाए ना, आईएफए ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ अभिषेक गोयन का इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए क्या वजह है इतनी तेजी उछाल की रुपए में? देखिए, फ्राइडे को जो यूएस की डेटा आई थी नॉन फार्म पेरोल की, वो थोड़ी खराब आई थी। उस कारण से ओवरऑल करेंसीज वीक हुई है, एंड रुपया उस कारण से स्ट्रांग हुआ है इस समय। तो ये मूवमेंट 66, 20, 30 तक जा सकती है, बट मेरे ख्याल से आरबीआई की इंटरवेंशन आएगी, और एक्सपोर्ट के नंबर्स भी काफी खराब आए हैं, तो बहुत नीचे जाने का संभावना नहीं है। बट 66.20 to 67.5 की रेंज अगले 1-1.5 महीने के आसपास देख सकते हैं रुपया। ओके,
तो ये जो कुछ भी उछाल है टेम्परेरी, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टिकेगी नहीं? आरबीआई की इंटरवेंशन रहेगी, तो ओवरऑल रिजर्व भी बढ़े हैं तो इन दिनों में, तो मुझे नहीं लग रहा कि 66 के नीचे अभी रुपया इस समय जाएगा। ठीक बात है। तो चलिए, ये है रुपए पर आए। शुक्रिया अभिषेक जी वक्त निकालने के लिए। 66-20 इस लेवल पर नजर रखिए, वहां तक जा सकता है। इस बीच बड़ी कमजोर शुरुआत होती दिख रही, जुबिलेंट में कमजोर शुरुआत होती दिख रही है, माइंट्री में, लेकिन बाजार मजबूती के साथ सेटल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मजबूती उतनी नहीं है जितनी शायद आप देखना चाहें। 43 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है। तो अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा मजबूत ना खुले तो ऊपर बढ़ने की जगह रहेगी। तो जिन लोगों को आप कह रहे थे खरीदना चाहिए, यहीं पे जब खुले अगर इसी स्तर के आसपास खरीद लेना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए नीचे के डिप का। शॉर्ट वालों को तो खरीदना ही पड़ेगा। तेजी करने वाले भी खरीद लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, और डिप मिले तो और भी अच्छा है। बिल्कुल। तो जिन्होंने शॉर्ट बनाकर बैठे थे ये सोचकर कि जॉब्स डेटा अगर थोड़ा उनके फेवर में आएगा तो अच्छी तेजी बनेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो शॉर्ट कवरिंग मूव्स आज देखने को मिल सकते हैं। ऑयल एक और ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विकास, जिस पर सबकी नजरें थी, और आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी वहां पर भी देखने को मिली है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगली जो बैठक है ओपेक की, उसमें कुछ बड़े फैसले ले इस ओपेक और नॉन ओपेक देश, और रशिया और ओपेक सऊदी अरेबिया के बीच में जो करार हुआ है उसके चलते एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं। ऑयल के प्ले को आप इक्विटी मार्केट में किस तरह से खेलना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, ये जो न्यूज है इससे क्रूड में बिल्कुल थोड़ा उछाल आना चाहिए था, बट मुझे लगता है इसके बाद ईरान के जो स्टेटमेंट्स आए थे उसके कारण इंटरनेशनल बाजारों में क्रूड की रैली थोड़ी थम गई है। बट अगर इस सेक्टर पे रहना तो मैं अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ ही जाना चाहूंगा। बेहतरीन नतीजे थे और सबने बोनसेस डिक्लेयर किए हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छे टाइम्स नजर आते हैं। आज चेन्नई पेट्रोलियम के नतीजे आने वाले हैं। इस स्टॉक पे मैं निचले लेवल से बुलिश हूं और मुझे लगता है आज नतीजे अच्छे आने चाहिए, और यू नेवर नो, देयर कुड बी सम सरप्राइज अनाउंसमेंट्स आल्सो। हालांकि कोई वैसा इंडिकेशन दिया नहीं है, बट मुझे लगता है वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो चेन्नई पेट्रोलियम मिड कैप आइडिया है, वो अच्छा लगता है मुझे। ओके, चेन्नई पेट्रोल कल नतीजे और नतीजों से पहले एक बार मौका बन सकता है तेजी करने का, आपके लिए ये राय है। लेकिन स्टॉक्स जो आज प्री ओपनिंग सेशन में थोड़े मुझे एक्शन में नजर आ रहे हैं फिर से, पटेल इंजीनियरिंग 20% का सर्किट, एचसीसी 6% ऊपर, सीएनसी कंस्ट्रक्शन 5% ऊपर। इनफैक्ट वेल्सपन इंडिया ये लगातार ऊपर के सर्किट मार रहा है। आज फिर से प्री ओपनिंग सेशन में 5% का ऊपर का सर्किट नजर आएगा। टेक्स रेल अच्छे नतीजों के दम पर 5% भागेगा। डेन नेटवर्क ने अपना आईएसपी और ब्रॉडबैंड कारोबार अलग करके स्काईनेट में मर्ज करने की बात कही है। स्टॉक में 3-3.5% की मजबूती में देख रहा हूं। पेंट्स की बात हम कर रहे थे, बर्जर पेंट्स भी 2% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरी लिस्ट में एक्शन के लिहाज से अभी भी नजर आ रहे हैं मजबूती की तरफ। साफ तौर पर टाटा डीवीआर टॉप गेनर रहेगा निफ्टी में, तो यहां पर भी अब भी खरीदारी होने के पूरे संकेत। तो साफ तौर पर मजबूती के साथ कारोबार। वो इक्विटास 2% ऊपर दिख रहा है ओपनिंग सेशन में, यहां पर भी कारोबार मजबूती के साथ होता दिख रहा है। तो खबरों के दम पर एक्शन पूरा दिख रहा है हेमंत आज। बिल्कुल, इक्विटास, ENIL ये दोनों कंपनियां हैं जिन्होंने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने नए कारोबार का शुभारंभ किया है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और PSU बैंक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, इस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन में देखने को मिल रहे हैं। हमारे दो एक्सपर्ट देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पर बुलिश हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 1% मजबूती के साथ खुलने के संकेत देता हुआ। SBI में भी देखिए 1% की तेजी होगी। ये पूरे के पूरा पैक आज फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा ऑटो कंपनियों ने जिस तरह से जबरदस्त नंबर्स दिए हैं, आप देखिए फोर्स मोटर्स के जो मंथली नंबर्स आए हैं वो भी काफी अच्छा है। कुणाल, फोर्स मोटर्स के चार्ट देखकर बताइए कैसे लगते हैं आपको? देखिए बहुत बढ़िया चार्ट्स हैं हेमंत, और लगातार स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। अंडर ओन स्टॉक है, हाई वैल्यू होने के कारण रिटेल निवेशक आमतौर पर इसको नहीं खरीदते हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सब्सटेंशियल अपसाइड की गुंजाइश है। मेरी हमेशा से खरीद की राय है, मुझे लगता है कि 3500 के लक्ष्य से एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिहाज से इसको बाय करें। ओके, तो यहाँ पर राय आपकी खरीदारी की। एक और स्टॉक NMDC, जहां पर सरकार रोड शो शुरू कर रही है, हालांकि स्टॉक 0.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। मदरसन सुमी में भी 0.5% की मजबूती है। यहाँ पर भी कुछ फंड रेजिंग के लिए इन्वेस्टर्स की मंजूरी मिली है। DLF बाकी बची हुई अपनी सिनेमा की स्क्रीन वैसे ये स्टॉक 2% मजबूत खुल रहा है, तो DLF में रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। राय DLF या फिर किसी रियल एस्टेट स्टॉक पर अगर आप रखते हैं तो बताएं। सुमित, खरीदारी या बिकवाली का मौका है?
देखिए एसडीएल के अंदर एक बार ऊपर का मूव देखा जा सकता है, हो सकता है शायद 92, 93 या शायद 94 तक का मूव एक बार देखने को मिले। तो ये एक मेरे को लगता है रेंज में घूमेगा एसडीएल फिलहाल 87 से 94 के बीच में। तो एक बार इंट्राडे अगर किसी ने ट्रेड लेना हो तो एसडीएल में 2 से 3 रुपए की तेजी के लिए ट्रेड लिया जा सकता है 91 के आसपास, 88 का स्टॉप लॉस और 94, 95 तक के टारगेट। ऑलराइट, तो नजर रखिए इस स्टॉक पर। इसके अलावा एमआरपीएल, इसके नंबर्स काफी अच्छे हैं, खासतौर पर ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स देखिए, चाहे इन्वेंट्री गेन के चलते ही सही, लेकिन अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और हमारे एक्सपर्ट विकास सेठी जो हैं वो बुलिश हैं। अब चेन्नई पेट्रो पर जिसके नंबर्स कल आने वाले हैं, ये स्टॉक और ये पैक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन। एचसीसी, गैमन इंफ्रा, पटेल इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रा, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते ये बताया था कि सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं उसका फायदा इनको मिलेगा, और आज भी है ना, ये देखिए सेक्टर काफी मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। और कई शेयरों में तो अपर सर्किट की जो लिमिट्स हैं उसको नीचे की तरफ रिवाइज किया है, उसके बावजूद अच्छी तेजी आज बनती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स बड़े एक्शन में हैं और इन पर आप नजर रखिए। चलिए नजर रखिए प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस सेशन पर 50 सेकंड बचे और यहाँ पर अब आप एक्शन शुरुआत होते हुए देखेंगे। साफ तौर पर त्रिवेणी टर्बाइन एक और स्टॉक है जहां पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने कुछ खरीदारी की है, तो ये स्टॉक भी देखते हैं आज कहीं कोई एक्शन में आता है। जी हाँ, 3% मजबूत नजर आ रहा है मुझे। एल्स्टॉम इंडिया के भी नतीजे आए थे, थोड़ा उस पर भी हम नजर रखेंगे कि नतीजे के बाद वहां पर किस तरह का रुझान बना है। एल्स्टॉम इंडिया ये एक और स्टॉक है। जी पावर, इसका नाम बदल के कर दिया गया है, जीई पावर, राइट, जीई पावर। ये जी पावर नीचे को खींचा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा मामूली का 0.5% नीचे इस वक्त। एमएपी इंफ्रा के नतीजे भी आए थे और वो स्टॉक भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह का कारोबार करता है। तो ये तमाम स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक्शन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों में आज की पारी की। 8,850 नए हाई बनते हुए, तो पहली टिक पर सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी नए 20,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी। और बहुत कम ऐसा होता है जब हम सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी की पहली टिक आपको सुनाए, तो 20,000 का बड़ा आंकड़ा बैंक निफ्टी पर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। 1% ऊपर बैंक निफ्टी और सबसे बड़ी लीडरशिप यहीं से आ रही है। 150 अंक ऊपर सेंसेक्स, 58 अंक ऊपर निफ्टी, तो 2.5% की मजबूती के साथ दिग्गज खुलते हुए दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी का बड़ा उछाल कहां से आ रही है मजबूती? ऑटो स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो, ये दमदार तेजी दिखा रहे हैं। अब आइए बैंक्स, एक्सिस, इंडसइंड, एसबीआई, ये दिखा रहे हैं मजबूती। तो ये बैंक और ऑटो मिलकर बाजार को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। कमजोरी में खाली थोड़े से टेलीकॉम सेक्टर है, कोई खास बात नहीं। आइए मजबूत और कमजोर शेयरों का जिक्र करें। 6% नीचे है माइंट्री, 6% नीचे है जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो काफी कमजोरी के साथ खुले हैं, बाकी स्टॉक्स कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहे। पेट्रोनेट 3% का बड़ा उछाल, टॉप गेनर। एचडीआईएल में 2% का इजाफा, जीएमआर, टाटा मोटर्स, ये तमाम स्टॉक हैं जो मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड कैप बैंक्स यहाँ पर नजर रखिए, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, यूनियन, इलाहाबाद बैंक, ये सब भागते दिख रहे हैं। लेकिन भाग रहा है सेंसेक्स, 150 ऊपर खुलकर हो गया है 250 ऊपर। अब सेंसेक्स में देखिए और डबल सेंचुरी मार चुका है बैंक निफ्टी, 200 अंक ऊपर 20,100 की तरफ बढ़ता हुआ। और निफ्टी आज का पहला टारगेट हासिल, हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल 8,875 का लक्ष्य हासिल हो चुका है। क्या जबरदस्त तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। आज आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख ही लीजिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 6 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो ये बता रहा है कि बाजार की तस्वीर इस समय कैसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों ने जो पिछले हफ्ते चाल पकड़ी थी, देखिए उसको और आगे बढ़ाते हुए पटेल इंजीनियरिंग में खुलते ही 20% का अपर सर्किट लग गया है। पुंज लॉयड देखिए 5% ऊपर, एमबीएल इंफ्रा 10% ऊपर, काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एमको 20% की तेजी शुक्रवार को इसमें देखने को मिली थी, 7% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। एसपीएमएल इंफ्रा, आप नाम लीजिए, अशोका बिल्डकॉन को खैर ऑर्डर मिले, 5% की तेजी। जय कुमार इंफ्रा जो थोड़ा खराब खबरों के लिए सुर्खियों में था, अब आप देखिए ये भी 3% ऊपर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों ने जोरदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। इवन जीएमआर इंफ्रा जो विकास का आज का पसंदीदा शेयर था, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और पेट्रोनेट एलएनजी अच्छे नंबर, बड़े ब्रोकरेज हाउसेज के अपग्रेड से चलते देखिए एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला यही शेयर। हाई बीटा शेयरों का दिन है आज, ये साफ समझ में आ रहा है। और आप देखिए एचडीआईएल 2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स, डीवीआर,
ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, हम कह रहे थे इन्फोसिस देखिए अच्छा प्रदर्शन अब तक नहीं दिखा रहा, वरना बाजार में तेजी हो चुकी होती। आज आईटी सेक्टर तो कमजोर है, माइंट्री जैसे शेयर, लेकिन इन्फोसिस देखिए ये जबरदस्त अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 1.5% ऊपर। माइंट्री ने कमजोर नंबर्स दिए तो लोग माइंट्री से निकल रहे हैं, इन्फोसिस में यहां पर दिग्गजों में खरीदारी होती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं, टाटा मोटर्स, डीवीआर और टाटा मोटर्स ही मजबूत है, दूसरे ऑटो शेयर भी देखिए, मारुति सुजुकी 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। तो ऑटो कंपनियों ने जो अगस्त में फेस्टिव सीजन से पहले जो झलक दिखाई है नंबर्स की, उसको लेकर लोग उत्साहित, और उम्मीद यही कि ये फेस्टिव सीजन पिछले फेस्टिव सीजन से अच्छा रहे। एक्सीडेंट, जुबिलेंट और माइंट्री के साथ साथ आइनॉक्स विंड में भी है, 10% टूटता हुआ आइनॉक्स विंड का स्टॉक ये तेज गिरावट दिखा रहा है। एम्बिट ने 20% लक्ष्य घटाए, 187 का लक्ष्य दिया है। पिछले क्वार्टर भी 10% की गिरावट हुई थी, मुझे याद है बाजार बंद होने से पहले इसके नंबर्स आए थे पिछले क्वार्टर, और इतना ही ये शेयर निकला था। तो ये लेकिन मेरिल ने तो और भी ज्यादा 20%, मेरिल ने भी 328 से 267 यानी कि 20% के आसपास। तो 267 मेरिल का टारगेट और एम्बिट का टारगेट 187 का, तो आज मुश्किल वाला मामला है, खराब हो रहे हैं। इस वक्त टेक्स रेल आज का स्टॉक परफॉर्मर कहा जा सकता है, नतीजे के बाद 5% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक है जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह कि इतने कमजोर खुलने के बाद भी माइंट्री और जुबिलेंट फूड दोनों ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है। इसका मतलब ये कि अभी भी वहां पर लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं। क्या करना चाहिए? शॉर्ट बनाने का सही वक्त है, क्या कहेंगे सुमित आप, या फिर रुके थोड़ा उछाल आने दे? देखिए अनिल जी, स्टॉक तो वीक है, माइंट्री भी वीक है और जुबिलेंट भी वीक है। 1120 के आसपास का जुबिलेंट के अंदर सपोर्ट था, वो सपोर्ट तो टूट चुका है। अब अगर ये थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है 1120 के नीचे, तो फिर इसके अंदर डाउनफॉल जो आप लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वहां तक बिल्कुल देखने को मिल सकती है, 1050, 1020 के लेवल तक। ओवरऑल ये 1020 के लेवल के लिए ओपन हो चुका है, तो जुबिलेंट स्टॉक तो वीक लग रहा है। अगर बाई चांस कोई 2 से 2.5% की यहां से पुलबैक देखने को मिलती है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जहां तक माइंट्री का सवाल है, इसके अंदर भी वीकनेस है। ये लगता है 500 का लेवल भी तोड़ेगा और 480, 475 तक के लेवल दिखाएगा आने वाले दिनों में। 1 से 1.5% की अगर यहां से पुलबैक रिकवरी आती है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलिए, तो उछाल में बिकवाली करने की राय इन दोनों स्टॉक्स में निकल कर आ रही है। इसके अलावा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शिपिंग कंपनियों में हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में एससीआई में तेजी देखने को मिलती है। आज मार्केटर, ये नीरज की टीम का शेयर था, यहां पर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। मॉन्सेंटो एक और ऐसी कंपनी है जो फोकस में रहती है जब जब बेयर इनकी पेरेंट कंपनी के लिए ऑर्डर्स रिवाइज करने की बात करता है, खरीदना चाहता है बेयर इनको। और अब आप देखिए मॉन्सेंटो इन्हीं रिपोर्ट्स के चलते, हालांकि कम वॉल्यूम वाला शेयर है, लेकिन अच्छी तेजी आज यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखिए, येस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये पैक काफी मजबूत है, 200 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। और ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक निफ्टी को आज ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स एक्शन में है, एक्शन मजबूती का है और लगातार खरीदारी होती दिख रही है। तो इसी में पूछा जाए कौन सा बैंक का स्टॉक अब खरीदना चाहिए? चार्ट्स के लिहाज से कुणाल, कौन सा बैंक पसंद है आपको? देखिए, हालांकि जिस तरह का चार्ट येस बैंक का रहा है जी, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई जोड़ है, लगातार आउट परफॉर्मर रहा है। लेकिन एक्सिस बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट मैं देख रहा हूं चार्ट्स पर, 600 के स्तरों को इसने पार किया, 607 पर अब ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 620 तक जाने की संभावना है, तो एक्सिस बैंक खरीदूंगा मैं आज, स्टॉप लॉस 600 के नीचे रखें। ओके, तो एक्सिस बैंक पर रखिए नजर। डेन नेटवर्क, जिसकी खबर हम आपको बता रहे थे, देखिए वो स्टॉक भी 10% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देखिए पिछले हफ्ते की तेजी दिखाने के बाद आज भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। आज मैं देख रहा हूं जिस कंपनी के पीछे इंफ्रा लगा है, एमबीएल इंफ्रा 10% ऊपर, इमामी इंफ्रा जिसका जिक्र हम काफी कम करते हैं, अच्छी कंपनी है लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होते हैं, वो भी देखिए ऊपर, पुंज लॉयड 8% ऊपर। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज है वो सेक्टर, वो स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऐसे बाजार में फिर आप कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर रिकमेंड करेंगे जीएमआर इंफ्रा के अलावा, क्योंकि वो तो आपने किया है? बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल हेमंत, ये जो मैंने अभी जीएमआर इंफ्रा के बारे में जब बोला था तो बताया भी था कि जो आर्बिट्रेशन को लेके जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण से पूरा सेक्टर ही पॉजिटिव लग रहा है। और यहाँ पे अगर लंबी अवधि के लिए किसी को लेना है तो मैं क्वालिटी बैलेंस शीट के साथ जाना चाहूंगा, जैसे नागार्जुना कंस्ट्रक्शन है, वो अच्छा लगता है। फिर फ्रंट लाइन में इवन रिलायंस इंफ्रा, जहां पे 14,500 करोड़ के इनके आर्बिट्रेशन में अटके हुए पैसे हैं, अगर वो सब न्यूज आती है तो डेफिनेटली ऑलरेडी जो अपसाइड देखी गई है यहाँ से और अपसाइड देखी जा सकती है। और एलएनटी तो खैर है ही है जो फ्रंटलाइन काउंटर्स में अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू गो विथ एन एनसीसी और रिलायंस इंफ्रा, और गिरावट पे एचसीसी ऑल्सो लुक्स गुड इवन आफ्टर द रन अप।
तो अभी भी खरीदारी के मौके तो हैं इन तमाम शेयरों में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नजर नहीं आती, तो खरीदारी करनी चाहिए, ये संकेत साफ दिख रहा है। नतीजों के दम पर कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, मुझे अब गिरावट बढ़ती दिख रही है। जुबिलेंट पे 8% के आसपास की हो चुकी है। एक और स्टॉक अलाइड डिजिटल, इसके भी नंबर्स इस वीकेंड पर आए थे, 2% नीचे। टेक्नोक्राफ्ट ये अच्छे नतीजों के दम पर 5% ऊपर है, और 5% ऊपर है MRPL, जिसने अच्छे नतीजे पेश किए। तो छोटे स्टॉक्स जो नंबर्स के दम पर बड़ा है, टेक्नो इलेक्ट्रिक नहीं, टेक्नोक्राफ्ट ये दूसरा स्टॉक है जो 350 रुपए वाला है, जो 7% मजबूत है। एक और स्टॉक जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं, पेट्रोनेट, नतीजों के दम पर एक्शन अच्छा दिखा है, 2% मजबूत है। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट गेनर पेट्रोनेट दिख रहा है मुझे, 6% मजबूत है यहाँ पर पेट्रोनेट में। इतनी तेजी बनी, 2.25 लाख शेयर नए जुड़े हैं शुरुआती कारोबार में। तो क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए 360 के आसपास खरीदारी का मौका दिखता है? सुमित, क्या कहेंगे आप? प्योरली अगर ट्रेडिंग के लिहाज से करना है अनिल जी, अगर 1 से 2 दिनों के लिए, और प्योर ट्रेडिंग कॉल है, थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे, बट काम किया जा सकता है, बाय कर सकते हैं। आज इंट्राडे में शायद ये स्टॉक ऊपर में 366, 367 के लेवल दिखा सकता है, और ओवरऑल 370 से 375 के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 360 पे अगर बाय करेंगे तो 355 का रखना होगा। प्योरली ट्रेडिंग कॉल 1 से 2 दिन के लिए। चलिए, तो 1 से 2 दिन के लिए इस पर रखिए नजर। और ये स्टॉक हमारे एक्सपर्ट विकास सेठी को भी पसंद था। एक और सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज के दिन, वो है अब PSU बैंक। देखिए आप डेज हाई पर, हालांकि अभी शुरू ही हुआ है, यूनियन बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर क्या रनअवे रैली देखने को मिल रही है। PSU बैंक में ये बताइए, इंट्राडे के लिहाज से आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लग रहा है, जहां पर अभी आप तेजी करना चाहेंगे? हेमंत, बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। प्रायर स्विंग हाई को ब्रेक किया है जो कि 168 है, करंटली 169 है, तो ये लेवल पे तेजी किया जा सकता है। आज का लो स्टॉप लॉस होगा 167.50 का, और मुझे लगता है ये 175, 176 इंट्राडे जा सकता है। ओके, तो ये है आपकी राय बैंक ऑफ बड़ौदा पर। बैंक ऑफ बड़ौदा पर सब बुलिश हो रहे हैं भाई, विकास जी भी बुलिश। अच्छा, ये तो विकास जी, और मतलब ज्यादातर अगर आप रिपोर्ट्स देखें हेमंत, जो FI ब्रोकरेजेस की आ रही हैं, उनको भी अगर PSU में आप किसी को पूछो तो एक ही बैंक सबसे ज्यादा पसंद आता है खरीदारी के लिहाज से, बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप लिस्ट में उनके। बिल्कुल, तो ये स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और आज देखिए एक सेक्टर जो कमजोर हो रहा है उसकी बात भी करते हैं। विकास, भारतीय एयरटेल, आइडिया, पिछले हफ्ते की जो गिरावट देखने को मिली थी, उसको हफ्ते के पहले कारोबारी दिन देखिए फिर से यहाँ पर कोई संभल नहीं पा रहे हैं। और वीकेंड पे जो रिपोर्ट्स आई हैं, रिलायंस जियो के सिम कार्ड को खरीदने के लिए जो लंबी लंबी कतारों की रिपोर्ट्स आई हैं, लग रहा है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये बताइए, इन शेयरों को अब आप कैसे अप्रोच करेंगे? अगर आपके पास अभी भी हैं तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली सेल रहेगा मेरी राय में। जिनके पास पड़े हैं उनको बिल्कुल बेच के निकल जाना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जिस तरीके से इनकी कैपेक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी स्पेक्ट्रम ऑप्शंस में, मुझे बहुत ही वीक लगता है सेक्टर, और आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन द सेक्टर। और फ्रेश बाइंग की तो बिल्कुल खरीदारी नहीं रहेगी, डिस्पाइट कि इन स्टॉक्स में 10-15% के ऑलरेडी करेक्शन आ चुके हैं, बट अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, तो अवॉइड करें, ये राय है आपके लिए फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर में। कौन खरीद रहा है वही सोचने वाली बात। मेरे ख्याल से शॉर्ट सेलर्स ही खरीदते होंगे कि भाई नीचे आ गया अब और नहीं गिर रहा तो खरीद ले, हम खत्म करें अपनी शॉर्ट पोजीशन को। नहीं खरीदारी तो किसकी हिम्मत होती होगी। और अब फंड मैनेजर्स तो दूर ही रहेंगे। और सारे फंड मैनेजर्स कह रहे थे कि रियल्टी शेयर और मेटल शेयर के साथ साथ एक और सेक्टर जिसके ऊपर वो अंडरवेट है वो टेलीकॉम है, और बिल्कुल सही कॉल था। लेकिन एक जगह जहां फंड खरीदारी कर रहे हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता हूं, और वो है कॉक्स एंड किंग्स। इस स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन रनअप हुआ है। आज फिर से एक बड़ा ट्रेड मेरी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, कॉक्स एंड किंग्स में अभी भी एक ट्रेड हुआ है, 3,15,000 शेयरों का 0.2% हिस्सेदारी बदली है 188 रुपए के दाम पर। और मुझे याद है कि पहले भी हमने इस स्टॉक में हेमंत काफी ट्रेड आइडेंटिफाई किए थे, स्टॉक में अच्छी रनअप भी हुई थी। आज फिर से एक बड़ा ट्रेड यहाँ पर कॉक्स एंड किंग में होता हुआ दिख रहा है। पूछते हैं वागले साहब को, चार्ट पर क्या सिचुएशन है इसके लिए? अनिल जी, पॉजिटिव हूँ। हालांकि FNO में ये स्टॉक नहीं है, लेकिन आज का लो के स्टॉप लॉस अभी 187 के स्टॉप लॉस से लेते हैं तो मैं 205 और 210 के बीच का टारगेट कुछ दिनों में दे सकता हूं। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। और क्या अच्छी तेजी स्टॉक ने दिखाई है, नतीजे भी देखिए अच्छे रहे हैं। और लगता है जो सेलिंग थी जिसके चक्कर में ये शेयर गिरता था, वो सेलिंग अब खत्म होती हुई दिख रही है, और इसीलिए यहाँ पर कुछ बड़े लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, बड़े इन्वेस्टर्स की दमदार खरीदारी हो रही है, स्टॉक में अच्छा रन
और देखिए अभी भी ब्लॉक होने बंद नहीं हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। यानी कि नए तरह के अच्छे इन्वेस्टर्स जो आगे पर भरोसा करते हुए आते दिख रहे हैं। लेकिन ट्रेडर्स आज एक जगह भरोसा कर रहे हैं, वो है बायोकॉन। बताएं जरा सुमित, आप बायोकॉन पर राय बनती है क्या खरीदारी की वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 5% स्टॉक मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है, लगभग 1 लाख शेयर नए जुड़े हैं। तो बायोकॉन में आज कोई खबर नहीं है, लेकिन बिना खबर के बावजूद ओपन इंटरेस्ट में जो इजाफा होता दिख रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। तो क्या तेजी का मौका बनता है बायोकॉन में? इसमें तेजी पहले होती है, खबर बाद में होती है। ये अहमद ने एकदम परफेक्ट कहा, बिल्कुल सही है। एकदम सही, एकदम ये सही बात बोली है कि ये स्टॉक ही पहले करता है। अच्छा, जहां तक बायोकॉन का सवाल है, पहले ये बायोकॉन सारे स्टॉक फार्मा स्टॉक्स में ये पहले से अच्छा स्ट्रेंथ दिखा चुका है। अब प्योर ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़े रिस्की लेवल से बट बाय जरूर कर सकते हैं। 920 पे बाय करें, 905 का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 940 945 तक के देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल है, ये पिछले 3 दिन का हाई निकालने की कोशिश कर रहा है जो कि 924 है। जैसे ही 924 का हाई निकालेगा तो 20 से 25 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी जो कि 945 950 तक के स्तर दिखा सकती है। अभी 920 के आसपास बाय करें, 905 का स्टॉप लॉस और 945 तक का टारगेट। 945 तक का टारगेट है, यहाँ पर और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बायोकॉन के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अनिल आप देखिए, दो सेक्टर्स जो साफ क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर, और बाजार ये शायद मानकर चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की अगर दिक्कत कुछ हद तक सॉल्व होती है तो पीएसयू बैंकों को उनका पैसा मिलेगा। इसलिए पीएसयू बैंकों में एक अच्छी तेजी देखने को बिल्कुल, और फायदा मिलेगा भी। इसमें कोई डाउट नहीं कि सबसे ज्यादा बैंक्स की बैलेंस शीट इन्होंने नहीं खराब की। इन्होंने खराब की, तो अगर इनकी बैलेंस शीट सुधरेगी तो बैंक्स की भी सुधरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर एक अच्छा मामला तेजी का बन सकता है। टायर स्टॉक्स, अपोलो टायर देखिए मजबूत है, 0.25%, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बढ़कर आया है। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स अपोलो टायर पर सुबह से बुलिश हैं। जेके टायर भी खरीदने की राय विकास ने दी थी कैश मार्केट पर, अगर आप खरीदना चाहें तो वहां पर भी एक अच्छी तेजी है। चोलामंडलम भी 0.5% मजबूत बना हुआ है, इक्विटास 1% मजबूत है। ये तमाम अच्छा, वेल्सपन इंडिया वापस से ऊपर का सर्किट लगाता है, ये ट्रेक करते हैं क्या आप? विकास इसी स्टॉक पर राय दीजिए, वेल्सपन इंडिया। देखिए, स्टॉक बिल्कुल बहुत गिरावट आ चुकी थी जब से इनका जो टारगेट को लेके जो फियास्को हुआ है, और फिर और भी इंटरनेशनल कंपनियों ने जो अपने अनाउंसमेंट्स किए थे, उसके बाद स्टॉक में काफी गिरावट आ गई थी। बट एक अच्छी कंपनी है, हो सकता है उस गिरावट के बाद लोअर लेवल्स पे एक देखा जा रहा हो कि यहां से इनके कुछ न्यूज फ्लो पॉजिटिव आ सकता है या कुछ सुधार हो सकता है, तो डेफिनेटली बाइंग हो रही है। बट स्टिल जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, मेरी राय में इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। इसी स्पेस में जो दूसरी कंपनी जहां पे इनके ऑल्टरनेटिव्स या जो इनके ऑर्डर्स जा सकते हैं, जैसे ट्राइडेंट है या इंडो काउंट इंडस्ट्रीज है, तो वो तरह की जो कंपनियां हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल जहां विवाद है उनसे दूर है, ज्यादा बढ़िया है। और जहां आपको अच्छा, इस बीच है मतलब दिन के हाई पॉइंट पर आ रहे हैं बाजार, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है मुझे। 8877, जी हाँ, ये लेवल है निफ्टी का जो हाई पॉइंट है। और सेंसेक्स 28,775 पर, बैंक निफ्टी 250 अंक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक ये बताना जरूरी है आपको। केन इंडिया लाइए जरा स्क्रीन पर, और केन इंडिया का स्टॉक बीएसई पर लेकर आता हूं मैं। 30 लाख शेयरों का एक बड़ा ट्रेड हुआ है, 30 लाख शेयरों का। क्रूड मजबूत है और केन इंडिया में 0.16% हिस्सेदारी बदल रही है। 203 रुपए के दाम पर ये ट्रेड हुआ है। 2 दिन बाद नतीजे आने वाले हैं, और 2 दिन बाद नतीजे की लिस्ट हमारे हेमंत के पास हमेशा रेडी रहती है। तो 2 दिन बाद नतीजे हैं। और कोई स्टॉक में खरीदारी का मौका दिख रहा है क्या चार्ट पर? कोई ऐसा संकेत है? वागले साहब फटाफट बता दें आप। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है अनिल जी, लेकिन अब 210 का एक टारगेट इंट्राडे पकड़ के चले जो कि 3% ऊपर है, वहां तक मुझे दिखता है। लेकिन वो ब्रेक होके 220 225 इतना पॉजिटिव व्यू नहीं है। केन और वेदांता के मर्जर के ऊपर क्रेडिटर्स की मंजूरी मांगी जाएगी 2 दिन बाद, तो देखना होगा वो मंजूरी इनको मिलती है नहीं। ये एक ट्रिगर है इस शेयर के लिए वैसे। नतीजे और ये मंजूरी, और उससे पहले ये बड़े सौदे 30 लाख शेयरों का क्वांटिटी बढ़ा कहा जाएगा। चलिए, तो ये इस वक्त का बाजार का शुरुआती एक्शन आपके लिए हमारी तरफ से। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। सुमित वगड़िया, विकास सेठी, कुणाल सरावगी और साथ ही संदीप वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बेहद मजबूत स्थिति में है बाजार और साल भर के उच्चतम स्तर, इनफैक्ट 16-17 महीनों के हाई पर हम चल रहे हैं इस वक्त। और ऐसे में बातचीत करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट्स। उदयन मुखर्जी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर।
जबरदस्त तेजी चल रही है। और अब तो क्या ये फील आ रही कि दोनों तरह के इन्वेस्टर्स लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि भैया हम खरीद नहीं पाए, मिस कर दिया, तो अब जहां जिन लेवल पर जो शेयर मिल रहे हैं वही खरीद लिए जाए? देखिए, कुछ हद तक तो वही हो रहा है अनिल, क्योंकि आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन देखिए पिछले हफ्ते, और वो देख के लग रहा है कि ऐसा है कि पिछले 5-6 हफ्ते में मार्केट जब रुक गया था 8,600 8,700 के आसपास, वो वेट कर रहे थे करेक्शन के लिए, लेकिन वो करेक्शन आया नहीं। वो सिर्फ 5 हफ्ते साइडवेज चला गया, उसके बाद एक ब्रेकआउट होकर अभी 9,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि ये करेक्शन तो आ ही नहीं रहे, हम बेच रहे हैं, हम साइड में खड़े हैं, तो हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको तो पता ही है कितना मुश्किल होता है एक मार्केट जो चलते जा रहा है और आप बाहर खरीद के करेक्शन के लिए वेट कर रहे हो, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और पिछले हफ्ते का डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो 1700-1800 करोड़ का नेट बाइंग हुआ है, वो देख के लग रहा है कि वो भी तंग आ गए हैं वेट करने करते करते, और वो भी वही मार्केट के अंदर घुस रहे हैं। पिछले हफ्ते हम जब बात कर रहे थे, आप पूछ रहे थे 8,700 क्या एक साल के लिए नियर टर्म टॉप बन सकता है। अब मैं आपको यही बोल रहा था कि ये फेड नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर फेड का नंबर ऐसा और यूएस पेरोल नंबर ऐसा आया कि लगा कि सितंबर में फेड रेट हाइक नहीं होगा, तो मार्केट फिर से चल पड़ेगा, और वही हो रहा है पिछले 2-3 दिन से। अभी मार्केट को लग रहा है कि ये डॉलर लिक्विडिटी चलता रहेगा। रुपी को भी देख लीजिए आप, 6650 हो गया अभी डॉलर के सामने। तो जैसे डॉलर वीक होता जा रहा है और ग्लोबल फ्लोज की अंदर आने का संभावना बिल्कुल बरकरार है, मेरे ख्याल से मार्केट में मोमेंटम फिर से वापस आ गया है। राइट, तो मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और इस समय अपनी स्क्रीन पर देखिए 8881, ये है इस समय दिन का उच्चतम स्तर। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उस दिन आपने पिछले हफ्ते बात की थी इस इवेंट की, और अब ये इवेंट हमारे पीछे है। अब जो अगला इवेंट है वो नवंबर 2 को फेड की बैठक होगी, दिसंबर 14 को फेड की बैठक होगी। हालांकि ये वाली फेड की बैठक 20-21 को तो अब मान नहीं रहे लोग कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। क्या एक्सपेक्टेशंस है, नवंबर 2 या दिसंबर 14, यहां पर फेड ब्याज दरें बढ़ा सकता है, या आपको लगता है इस साल ब्याज दरें यूएस में नहीं बढ़ने वाली? देखिए, नवंबर में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नवंबर में यूएस इलेक्शंस है। इलेक्शन के उतने आसपास फेड कोई मूवमेंट नहीं लेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन के खिलाफ होगा। और मेरे ख्याल से नवंबर एक इवेंट नहीं है, इवेंट है सितंबर, जिसमें अभी मार्केट प्राइस कर चुका है कि फेड रेट हाइक नहीं होगा। किसी कारण अगर रेट हाइक हो जाता है, मेरे ख्याल से मार्केट को एक बड़ा झटका लगेगा। ये किसी का बेस केस सिनेरियो नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर कि फेड रेट हाइक होगा। लेकिन अगर सरप्राइजिंग एक रेट हाइक आ जाता है, तो ये मार्केट 5-7% ग्लोबली टूट जाएगा इमीडिएटली। आप एक हफ्ते के अंदर देख सकते हो 5-7% करेक्शन आसानी से आ जाएगा। ये नहीं होता है तो आप चले जाते हो सीधा दिसंबर में, और दिसंबर में उसके पहले काफी डेटा आएगा, वो देखना पड़ेगा कि दिसंबर के लिए फेड हाइक होगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल इवेंट यूएस फेड को लेके जो है, अभी वो दिसंबर के सामने चला गया। अभी 2-3 हफ्ते के लिए, 2-3 महीने के लिए आपको जैसे बोलते हैं खुली आसमान मिल गया मार्केट को खेलने के लिए। तो अभी दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो दूसरी बात है। कोई इटालियन बैंक में प्रॉब्लम आ गया, चाइनीज डेटा में प्रॉब्लम आ गया, वो दूसरी बात है। वो आज टेबल पे नहीं है। आज टेबल पे यूएस फेड की बात चल रहा है, और मेरे ख्याल से मार्केट के हिसाब से अगर आप नंबर्स को देखें तो वो दिसंबर तक बॉल को खेल दिया है। अभी अगला बात होगा दिसंबर में। ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच में एक इंटरेस्टिंग एक्शन होता हुआ दिख रहा है, वो बताना चाहता हूं मैं। आईआरबी इंफ्रा ये स्टॉक लेकर आएंगे आपके लिए, और आईआरबी इंफ्रा में लगभग 30,70,000 शेयरों का एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। तो काफी बड़े वॉल्यूम सहमत आज हो रहे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां में जोरदार तेजी देखने को मिली रनअवे रैली। मैं सर से एक सवाल पैनिक बाइंग में एक सर से सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि आईआरबी इंफ्रा में ये बड़ा ट्रेड हुआ है आपके सामने, वो लाना जरूरी है। बीएसई पर हुआ ये ट्रेड, और 231 रुपए पर 1% हिस्सेदारी आईआरबी इंफ्रा की बदलती हुई दिख रही है। तो बड़ा एक्शन इस काउंटर पर आज होता हुआ दिख रहा है, इस पर नजरें जरूर बनाकर रखें। सर, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन स्टॉक जो पिछले हफ्ते से भागना शुरू किए हैं सरकार की इस खबर के बाद कि आर्बिट्रेशन अवार्ड जिन्हें दे दिए गए, उनका 75% पैसा सरकार तुरंत रिलीज करेगी, एक छोटी खबर है, लेकिन
काफी हद तक बैलेंस शीट सुधारने वाली कंपनियों की और लिक्विडिटी की जो समस्या है उसे दूर करने वाली। क्या समझते हैं सर आप, ये जो लोग इतना तेज दौड़ लगाकर इन शेयरों के पीछे भाग रहे हैं, ये वाकई में सही है? क्या फंडामेंटल्स बदलने वाले इन कंपनियों के, या फिर यहां भी पैनिक बाइंग ही है? देखिए, खबर उतना छोटी नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज है, इनके लिए बहुत ही महत्व लगता है, क्योंकि इसका कैश फ्लो और बैलेंस शीट पूरा बदल सकता है, इसका रूप पूरा बदल सकता है। अगर सच में इनको 75% पेमेंट अपफ्रंट मिल जाता है सरकार से, तो मैं नहीं कहूंगा ये बहुत छोटी एक न्यूज है। ऑल्सो आप ये स्टॉक्स देखेंगे ना, जैसे पटेल इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इनके वैल्यूएशंस बहुत ही कम थे। वो सडनली एक न्यूज आ गया कि अरे अभी तो ये लोग काम कर सकते हैं क्योंकि पैसा आ जाएगा हाथ में, तो मार्केट, एक सरप्राइज मिला है मार्केट को, और इसी सरप्राइज के चलते हुए 20-30% ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये स्टॉक काफी इंपैक्ट करता है, ये न्यूज काफी इंपैक्ट करता है ये स्टॉक्स को, और अगर ये सच में ऐसे होता है तो ये सारे स्टॉक्स को बिल्कुल एक बार वापस देखना चाहिए। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन है कि फंडामेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज क्या एक बहुत अच्छा बिजनेस है? मैं कहूंगा उसमें तो मैं उतना आसानी से हाँ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक काफी सारे कंपनीज है जो खराब साइकिल में जो हाल हो जाता है ये कंपनीज का, तो ये एक ट्रेडिंग टाइप का यूनिवर्स होता है कि जब अच्छा चल रहा है माहौल तो उसमें ट्रेड कर लो और पैसे बना लो और फिर निकल लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज कम ही मिलेंगी ये स्पेस में। लेकिन अभी जो न्यूज आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मटेरियल न्यूज है उनके लिए, तो ये स्टॉक्स में जो इतना अच्छा रैली हुआ है इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और बैंकों को भी बड़ी रिलीफ मिलेगी, ये भी बाजार उम्मीद कर रहा है। पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक, ये एक डिबेट रही है। ये बताइए इस समय इस मोड़ पर बाजार के आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, अभी एक ऐसे माहौल है कि जैसे अनिल बोल रहा था कि लेफ्ट आउट फीलिंग है मार्केट में, बहुत लोगों के पास स्टॉक नहीं है, काफी लोग करेक्शन के लिए वेट करते करते थक गए, अभी वो आ रहे हैं मार्केट में घुसने के लिए। पहले वो जा रहे हैं बैंक में जाके वो थोड़ा डर रहे हैं एनबीएफसी बैंक देख के वैल्यूएशंस में। दूसरा जा रहा है कंज्यूमर स्टॉक खरीदने के लिए, वो भी देख के थोड़ा डर रहा है कि ये तो गया निकल गया 40-50 पी में, कौन सा स्टॉक खरीदूं मैं। फिर वो आते हैं ये सब शेयर्स में जहां पे थोड़ा सा मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी भाग के वो लेवल पे नहीं पहुंच गए कि जो वो खरीद ही नहीं सकते। तो वो टाइप का बाइंग एक दिख रहा है कि अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग, क्योंकि उसमें वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है और मार्केट वो टाइप ऑफ पॉकेट्स को ढूंढ रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे। अगर मुझे बैंक शेयर खरीदना होता मैं अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में रहता हाई वैल्यूएशन पे करके, और अगर मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक खरीदना ही होता तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देखता, वो भी भाग चुका है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे ये छोटे मोटे पीएसयू बैंक्स में काफी फर्क है जो आपने देखा भी है। और अगर और नीचे जाना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, इसके नतीजे अच्छे नहीं आए पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन उसका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक जैसे बैंक का नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में मेरे ख्याल से थोड़ा सेफ्टी रखना अच्छा है और बड़े बैंक पे भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी जो रैली हो रहा है उसका फ्लेवर कुछ और है, वो कोई आदमी मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूजन में वो वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स पे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो ये दूसरे टाइप का मार्केट है, इसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना है क्योंकि मार्केट भाग के जा रहा है और वो पीछे रह गए। ओके, ये रहा है। और इस बीच जो बड़े ट्रेड होते दिख रहे हैं, एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आया है वो मैं आपके सामने रखूं, जिंदाल स्टील एंड पावर। यहां पर देखिए 71,20,000 शेयरों का एक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जिंदाल स्टील एंड पावर आपके सामने फ्लैश करेंगे हम। बीएससी पर यह बड़ा ट्रेड हुआ है, 83 रुपए के दाम पर यहां पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। 5% से ज्यादा हिस्सेदारी जिंदाल स्टील एंड पावर की बदलती हुई दिखी, तो बहुत भारी भरकम ट्रेड यहां पर भी होता हुआ दिख रहा है। तो वॉल्यूम के लिहाज से आज मुझे लगता है कैश मार्केट के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे बड़े ट्रेड सहमत होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इस लिस्ट में ये भी शामिल होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो अब आज के मार्केट के नंबर्स देंगे, लेकिन डीआईएस और एफआईएस दोनों ने अब मिलकर खरीदारी करनी शुरू कर दी है, ये एक अच्छी बात है बाजार के लिए। सर, डॉक्टर उर्जित पटेल, अब गवर्नर साहब का नाम का ऐलान भी हो गया, उन्होंने कामकाज संभाल भी लिया, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की उनसे, क्योंकि अब आरबीआई पॉलिसी भी आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं, कम बातचीत करते हैं, बाजार उनकी इस तरफ से क्या सुनना चाहता है?
ये एक नॉन इवेंट है। मैं आपको बहुत बार यही एक ही चीज बताते जा रहा हूं कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे फोकस ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक मार्केट को मूव नहीं कर पाएगा। अभी मार पीट के 25 बेसिस पॉइंट रेट कम हो सकता है करंट इन्फ्लेशन सिनेरियो में। 25 बेसिस पॉइंट में मार्केट को कुछ नहीं होने वाला है, क्यों कितने बार रेट कट हो चुका है और उससे उसका आधा भी बैंक ने पास नहीं किया, तो अभी 25 बेसिस पॉइंट में क्या हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से उनके एक्शंस स्टॉक मार्केट के लिए अगले 6 से 9 महीने के लिए नॉन इवेंट है, वो मार्केट को हिलाने वाला नहीं है। मार्केट को हिलाने वाला दो चीज है, एक है मोमेंटम जिसको ड्राइव कर रहा है ग्लोबल लिक्विडिटी, और अभी आए हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी साइडलाइन से पार्टिसिपेट करना, उस पर आप नजर रखिए। और दूसरी बात हुआ कि कोई ग्लोबल इवेंट ऐसे आ सकता है जो मार्केट का ये मोमेंटम को रोक सकता है। डोमेस्टिक जो ट्रिगर्स है हमारे पास वो खिल गया है, जीएसटी आ गया है, अनाउंसमेंट हो चुका है, मॉनसून ऑलमोस्ट हो चुका है, लगभग 98-100% मॉनसून होगा इस बार। अर्निंग्स सेकंड हाफ में पिकअप होगा, फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स अच्छे उतने नहीं है, आपने फर्स्ट क्वार्टर देख लिया, सेकंड क्वार्टर मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर के लगभग वही होगा। तो अगले 3 महीने के लिए अर्निंग्स बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है, सेकंड हाफ में हो सकता है। तो डोमेस्टिक ट्रिगर्स कम है अभी, ग्लोबल ट्रिगर्स ज्यादा है, और लिक्विडिटी ट्रिगर सबसे महत्वपूर्ण है मार्केट के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो अभी आपको उसी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए और वहां से नजर नहीं हटाना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर और तमाम सेक्टर पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बाजार इस बीच मजबूत है, 270 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 75 अंकों की मजबूती बनती हुई दिख रही है और मजबूती और बेहतर होती हुई दिख रही है। लगभग 1% के आसपास का इजाफा इंडेक्स में दिखेगा। बैंक निफ्टी 1.25% से ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो ये है इस वक्त का रुझान हेमंत। बिल्कुल, बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है, ये आप कह सकते हैं। चलिए एक और दिग्गज एक्सपर्ट की राय आपके सामने पेश करते हैं। एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ एंड्रू हॉलैंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। I would like to know your view on the market at this juncture. We are seeing a runaway rally in the markets. Even DIs who were not buying have started buying, and we can say some panic buying is also been seen. How do you look at markets now? Well, we haven't changed the view on the market since I think last time we spoke. We're in a globally a liquidity-driven rally. It's continuing, with the jobs data coming out of the US on Friday. Obviously, there's less expectation now towards a September rate hike, and the accommodative kind of noises coming from the Bank of Japan, from the UK, from the ECB. Even on the oil sector with Saudi and Russia saying that they're going to cooperate, all the ducks in a row for this, the party to continue. And you're right, there's that kind of left out feeling now. We've all been waiting for correction, it's not coming. And maybe, with the environment we have globally, maybe it's not here for a little while yet. And therefore you've got to, deploy money at some point. So, it's a little bit of that. But also the fact that the global environment remains very supportive towards all markets, including emerging markets in India. Bank Nifty today crossed again 20,000 levels, and there's one big news that a new RBI governor has taken over. What's your call on Dr. Urjit Patel now? So I mean, obviously, from the perspective that we have is obviously work with the previous RBI Governor Raj, and so there's continuity. But I'm just going to wait now till he makes his first policy moves, or there's continuation of what the RBI's been doing. So I'm not going to prejudge anyone until they actually get in there and start working and kind of tell us what his kind of policy measures and vision is over the next 1 year or longer. But I think the market's voted in the fact that there's no real change. And I'll go back to what I've said before. I having been in India for a very long time, I haven't seen a very bad RBI governor anyway. So I don't think this will change. So I've always been relaxed about that. Will he reduce interest rates in October or before? Every possibility. He has the ability to do so. Rates globally are very low. He might have one eye on
on the kind of rupee in the very short term. But otherwise, I think that it's right for a rate cut. Whether he does it now or does it later is up to him. So since you track global markets very closely, I would like to ask you, there's a talk in the market that Italy would be the next country to leave EU. Do you think this will affect markets globally? Is this news that big, or do you think we'll move ahead just like we did in the case of Brexit? It's a very good question. Now, if you take Brexit, I've read over the weekend that the government there is saying they want a national consensus on the exit mechanism, which is kind of very strange in what they've said, which obviously kicks the can down the road a bit further. I mean, obviously, if Italy as well were to move out, then the whole of the European Union setup would be brought into question. And I think that's a bigger issue, for the European Union. And I think over the weekend there was some election in, kind of regional election in Germany where Merkel's party, did very poorly, and obviously, that's reflecting on her immigration policies as well. So there's a lot of change coming in, and over the next year you will see Italy, I think it's October, will do some voting, and then there's France and Germany next year in terms of elections. So, I think the EU has to get its act together in terms of, being a little bit more accommodative across its, European, kind of countries. And I think the Apple situation as well, in terms of, Brussels saying we're going to tax you, brings into question when a country has a sovereign country has an agreement with a company, in terms of how it's set up and obviously around jobs and tax, how that can just be changed by the EU. So a lot of things are out there which maybe mean nothing, or maybe is the start of a change in the European Union coming about. Okay. Thank you so much for taking your time out, Andrew sir. Thanks so much. Pleasure. चलिए, तो बाजार इस बीच मजबूती के साथ ही टिके हुए हैं। 28,800 पर सेंसेक्स इस वक्त नजर आएगा। शामिल करते हैं बाजार के एक और जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर गौतम सिन्हा रॉय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर बताएं, इतनी जबरदस्त तेजी होती दिख रही है बाजारों में, नए हाइस पर पहुंचने की तैयारी भी हो रही है, क्या मोमेंटम बरकरार रहेगा लिक्विडिटी के चलते, या फिर अब थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? जी, लिक्विडिटी जब तक बरकरार है तब तक मोमेंटम बरकरार रहेगा डेफिनेटली। आई थिंक इंडिया का प्रोस्पेक्ट्स भी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। एक ही चीज है कि इस लेवल पर अगर आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज्यादा रिस्क ना लें। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स करते रहे, बट बहुत रिस्की बेट्स इस टाइम नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बाजार का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हो गया है। अराउंड 22.5 टाइम्स ट्रेलिंग पी है, ये ऑल टाइम पीक से नीचे है अभी भी, बट फिर भी गुंजाइश ये है कि कहीं ना कहीं अगर कोई ग्लोबल शॉक इवेंट होता है तो एक करेक्शन दिख सकता है, और वैसे करेक्शन का हमें फायदा उठाना पड़ेगा, तभी हमें बड़ा एलोकेशन करना पड़ेगा। मैं ये एडवाइस करूंगा इन्वेस्टर्स को कि नॉर्मल SIP जो भी इन्वेस्टमेंट आप मंथली करते रहते हैं वो करते रहें, बट कोई बड़ा जोखिम, बड़ा एलोकेशन शायद ना करें इस लेवल पे। ओके, इसके अलावा ये बताइए कौन से वो सेक्टर्स हैं जो यहाँ से बाजार को और ऊपर ले जाने का दमखम रखते हैं, जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं निवेश के लायक? जी, मुझे लगता है कि यहाँ से भी फाइनेंशियल्स, स्पेशली रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स और टू सम एक्सटेंट कॉर्पोरेट और PSU बैंक के प्रॉब्लम्स भी शायद सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली NBFCs को छोड़ के अगर मेन बैंक्स की बात की जाए तो यहाँ वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट का गुंजाइश है, और अर्निंग्स ग्रोथ भी यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। आई थिंक बाजार में आज की डेट में निवेश वहीं करना चाहिए जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार है और यहाँ से भी स्ट्रांग हो सकता है। आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में ये गुंजाइश बिल्कुल है। कंज्यूमर में भी सिलेक्ट स्टॉक्स है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा, बट वहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े चैलेंजिंग लग रहे हैं। आई थिंक फार्मा स्टॉक्स में भी आपको कहीं ना कहीं गुंजाइश मिलती रहेगी अर्निंग्स ग्रोथ की, काफी सारे स्टॉक्स हैं इसमें, सो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फार्मा के अंदर। सो ये सारे मेन सेक्टर्स रहेंगे जिसके अंदर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा रहेगा। आई थिंक फ्रॉम अ पी पर्सपेक्टिव अगर वैल्यूएशन रीरेटिंग की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अभी भी मुझे नजर आ रहा है गुंजाइश है कि वैल्यूएशन थोड़े और रीरेट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी अर्निंग्स काफी स्ट्रांग आ रही हैं और क्वार्टर
के बाद क्वार्टर आप रिजल्ट्स देख रहे हैं और अर्निंग्स बहुत ही अच्छे रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मार्केट्स उनको वो वैल्यूएशन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी भी भरोसा नहीं आया है कि ये नया जो रेजीम है प्राइसिंग का वो बरकरार रहेगा। प्लस इन्वेंट्री गेन्स लॉसेस भी बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं अर्निंग्स में, बट मुझे लगता है कि ओएमसी स्ट्रक्चरली अभी भी अच्छा पैसा बना के देंगे यहाँ से। ओके, तो अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात आपने की कि वहां भी तेजी हो सकती है और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं एक्चुअली। तो फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और सेक्टर एविएशन का, जहां पर कच्चे तेल के दामों की कमी का जो फायदा मिलता है, क्या वो सेक्टर भी निवेश के लायक है? जी बिल्कुल, बट एविएशन में अगेन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एविएशन आपको पता है इंडिया में एक ही कंपनी है जो अक्रॉस द साइकिल पैसे बनाती है और काफी अच्छे पैसे बनाती है। सो ये एविएशन ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें आप एज अ सेक्टर कॉल ले सकें। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है, बट ये बात बिल्कुल तय है कि ये एक सेक्टर है जहां पे ग्रोथ भयंकर है। इनफैक्ट आप अगर नंबर्स, रिपोर्टेड नंबर्स की बात करें तो 20% ग्रोथ आपको दिखता ही है ट्रैफिक में। प्लस आप अगर किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करें, द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो आपको नजर आता है, इट्स माइंड बॉगलिंग। सो मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर है जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। हमें स्टॉक्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जहां पे जो सेक्टर का वॉल्यूम ग्रोथ है वो ट्रांसलेट कर रहा है प्रॉफिट ग्रोथ में, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में, और उसमें ही वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सर, फेस्टिवल सीजन अब शुरू हो गया है और हमने देखा अगस्त के जो ऑटो सेल्स के नंबर्स थे वो जबरदस्त थे। ये बताइए, लगता है आपको पिछले फेस्टिव सीजन से बेटर ये फेस्टिव सीजन रहने वाला है? और ऑटो पे बुलिश हैं आप या ऑटो एंसिलरी पैक पे बुलिश हैं? आपको क्या पसंद है इसमें से? जी, मैं डोमेस्टिक डिमांड पे बुलिश हूं, क्योंकि ये जो आपका पे कमीशन रिपोर्ट से जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है कंजम्पशन पे, वो मेरे ख्याल से 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर पैक पे ज्यादा पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इस साल सीवी सेल्स थोड़ा स्लो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट 2 व्हीलर में पिकअप है, 4 व्हीलर सेल्स भी काफी हद तक बरकरार है। उसमें हमें इन्हीं स्टॉक्स में निवेश करनी चाहिए जहां पे ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो चुके हैं ऑटो सेक्टर के अंदर भी, बट चूंकि यहाँ पे डिमांड ग्रोथ अच्छा रहने का गुंजाइश बहुत है, मेरे ख्याल से हमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर स्टॉक्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ओके, प्रथम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे वक्त निकालने के लिए और सीएनबीसी आवाज के साथ आज अपनी राय बाजार पर देने के लिए। बाजार बेहद मजबूत स्थिति में और दमदार शुरुआत की हफ्ते की नए रिकॉर्ड के साथ और मजबूती के साथ टिके हुए भी हैं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर तो हमारी नजर रहेगी। आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। जी हाँ, प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी। ये सब एक्शन लेकर फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।